नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम रोमन साम्राज्य को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी मत समझिए, बल्कि 3 महाद्वीपों में फैले एक विशाल, जबरदस्त प्रशासनिक तंत्र के रूप में देखिए। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये समझना बहुत ही क्रूशियल है कि ये प्राचीन महाशक्ति काम कैसे करती थी। तो चलिए बिना देरी किए सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा यह सफर इन 6 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा: स्रोत और भूगोल, फिर राजनीतिक त्रिकोण, समाज और संस्कृति, इसका आर्थिक ढांचा, श्रम और पदानुक्रम, और अंत में परवर्ती पुराकाल। ये पूरा का पूरा विश्लेषण एकदम परीक्षा के सिलेबस पर केंद्रित है। भाग 1, स्रोत और भौगोलिक सीमाएं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारे पास इस इतिहास को जानने का आधार क्या है और इस साम्राज्य का दायरा कितना बड़ा था। देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही नजरों से इतिहास लेखन के इन मूल आधारों को समझना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा रोमन इतिहास मुख्य रूप से 3 साक्ष्यों पर टिका है। पहला है समकालीनों द्वारा लिखे गए पाठ्य या वर्ष वृत्तांत, जिन्हें एनाल्स कहते हैं। दूसरा है शिलालेख और पेपायरस जैसे दस्तावेज, और तीसरा भौतिक अवशेष, जिनमें इमारतें, सिक्के और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। अब साक्ष्यों की इस विविधता को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ तो मिस्र से मिले वो नाजुक पेपायरस दस्तावेज हैं, जो हमें उस समय के रोजमर्रा के प्रशासन और कॉन्ट्रैक्ट्स की एकदम सटीक जानकारी देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का पॉन्ट ट्यूगार्ड जैसा विशाल जल सेतु है। ये रोमन इंजीनियरिंग की उस ताकत का जीता जागता सबूत है जो सदियों बाद भी डटकर खड़ी है। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर में इसकी प्राकृतिक सीमा राइन और डेन्यूब जैसी महान नदियों से तय होती थी, जबकि दक्षिण में दूर दूर तक फैला सहारा रेगिस्तान इसकी सरहद था। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के इतने बड़े हिस्से को एक साथ अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। भाग 2, राजनीतिक सत्ता का त्रिकोण। अब हम उच्च स्तरीय राजनीति और उस नाजुक सत्ता संतुलन की तरफ बढ़ते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थिरता तय की थी। अब यहाँ परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड आता है, प्रिंसिपेट। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने जो व्यवस्था स्थापित की थी वो असल में एक निरंकुश शासन ही था, लेकिन उसे गणतंत्र के आवरण के पीछे बड़ी ही चतुराई से छुपाया गया था। ऑगस्टस ने खुद को पूर्ण सम्राट नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रमुख नागरिक बताया। ऐसा क्यों? ताकि गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट नाराज न हो जाए। काफी स्मार्ट चाल थी। सत्ता के इन 3 मुख्य केंद्रों यानी सम्राट, सीनेट और सेना के बीच हमेशा एक अजीब सा तनावपूर्ण रिश्ता रहता था। सम्राट सत्ता का अंतिम स्रोत तो था, लेकिन उसकी गद्दी सेना की वफादारी पर ही टिकी थी। दूसरी ओर सीनेट थी, जो धनवान अभिजात वर्ग का समूह थी, और ये लोग सेना से नफरत भी करते थे और डरते भी थे। और रोमन सेना, जो एक वेतनभोगी पेशेवर सैन्य बल था, वो अक्सर बड़े बड़े विद्रोहों का कारण बन जाया करती थी। भाग 3, समाज और संस्कृति। चलिए सत्ता के इन गलियारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आम रोमन नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को करीब से देखते हैं। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र या इतिहास के उत्तर लिखते समय ये बिंदु बहुत काम आएंगे। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन रोमन समाज में एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का बहुत चलन था। इसके अलावा महिलाओं को शादी के बाद भी अपनी पैतृक संपत्ति पर कड़े कानूनी अधिकार मिले हुए थे। साम्राज्य के कई हिस्सों में कामचलाऊ साक्षरता काफी ज्यादा थी, और भाषाई विविधता तो इतनी गहरी थी कि वहां अरामैक, कॉप्टिक और बर्बर जैसी ढेरों भाषाएं बोली जाती थी। एडेसा की पच्चीकारी और पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर जो अनगिनत विज्ञापन और भित्ति चित्र यानी ग्राफिटी मिले हैं वो इस बात का पक्का भौतिक प्रमाण है कि आम लोगों के बीच साक्षरता कितनी व्यापक थी। इससे हमें उस दौर की जीवंत और रंग-बिरंगी स्थानीय संस्कृतियों की सीधी झलक मिलती है। भाग 4, आर्थिक बुनियादी ढांचा। अब जरा उस एडवांस्ड और आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं जो असल में इस साम्राज्य की रीढ़ थी। रोमन अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक शब्द बिल्कुल मत भूलिएगा, ड्रेसल 20। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये एक शानदार तथ्य है। असल में ये एक विशेष प्रकार का मटका या एम्फोरा था, जिसका इस्तेमाल लाखों गैलन स्पेनिश जैतून के तेल को भूमध्य सागर के पार ले जाने के लिए होता था। ये एक अकेला कंटेनर हमें रोमन व्यापार नेटवर्क के विशाल पैमाने का सटीक अंदाजा दे देता है।
फ्रांस के दक्षिणी तट पर जो एम्फोरा के ढेर सारे अवशेष मिले हैं, उनका पुरातात्विक महत्व बहुत बड़ा है। मटकों के इन्हीं लाखों टूटे हुए टुकड़ों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके आधुनिक इतिहासकार प्राचीन भूमध्य सागरीय व्यापार मार्गों का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर पाते हैं। ये किसी विशाल पजल को सुलझाने जैसा है। अगर हम साम्राज्य की आर्थिक शक्ति को चलाने वाले मुख्य कारकों की बात करें तो उनमें स्पेन और मिस्र से आने वाले गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल सबसे अहम थे। तकनीक भी कम नहीं थी, पानी से चलने वाली मिलों का इस्तेमाल होता था और स्पेन की खदानों में तो बाकायदा एडवांस हाइड्रोलिक माइनिंग होती थी। इसके साथ ही नुमीडिया जैसे क्षेत्रों में ऋतु प्रवास यानी मौसम के अनुसार चरवाहों का अपनी जगह बदलना, जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होता था। भाग 5, श्रम और सामाजिक पदानुक्रम। इतने विशाल आर्थिक साम्राज्य की इमारत खड़ी कैसे हुई? इसके पीछे की गहरी विषमताओं और श्रम नियंत्रण के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लेबर मैनेजमेंट के डायनामिक्स को एकदम निष्पक्ष होकर तोलें तो ये सच है कि साम्राज्य में दास प्रथा की जड़ें बहुत गहरी थीं, लेकिन दासों को खरीदने में बहुत भारी निवेश लगता था और फिर साल भर उनके भरण पोषण का खर्च भी उठाना पड़ता था। इसीलिए धीरे धीरे कृषि में वेतनभोगी मजदूरों यानी वेज लेबर को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि लंबे समय में ये सस्ता पड़ता था और काम ना होने पर यानी ऑफ सीजन में इन्हें पालने का कोई झंझट नहीं था। प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार टैसिटस ने जिस सामाजिक पदानुक्रम का वर्णन किया है, वो साम्राज्य की गहरी असमानता को एकदम साफ कर देता है। सबसे ऊपर तो सीनेटर थे, जो सबसे बड़ा एलीट वर्ग था। उनके ठीक नीचे थे इक्वाइट्स या नाइट वर्ग, जो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रशासनिक वर्ग बन चुका था। इसके बाद महान घरानों से जुड़े सम्मानजनक लोग आते थे। फिर निचला वर्ग, जिसे प्लेव्स सॉर्डिडा कहा गया, और सबसे निचले पायदान पर थे गुलाम यानी दास। भाग 6, परवर्ती पुराकाल। अपने अंतिम कुछ 100 वर्षों में इस साम्राज्य ने कई ऐसे जबरदस्त प्रशासनिक और धार्मिक झटके देखे जिन्होंने इसका पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। इतिहास और इकोनॉमी के नजरिए से एक और बेहद अहम कीवर्ड है सॉलिडस। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का यह सिक्का चलाकर एक ऐतिहासिक मौद्रिक सुधार किया था। इस सिक्के ने इतनी जबरदस्त आर्थिक स्थिरता दी कि सोचिए, यह साम्राज्य के पतन के बाद भी चलता रहा और इसी ने परवर्ती काल के भारी आर्थिक विस्तार की नींव रखी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की विशाल छवि उनके द्वारा लाए गए उन क्रांतिकारी बदलावों की गवाह है। उन्होंने सिर्फ मौद्रिक सुधार ही नहीं किए, बल्कि ईसाई धर्म को भी अपनाया और कुस्तुनतुनिया में एक नई राजधानी बनाकर सत्ता के पूरे केंद्र को ही पूर्व की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। अगर हम साम्राज्य के अंतिम दौर की इस पूरी टाइमलाइन पर नजर दौड़ाएं तो 284 से 305 ईस्वी के बीच डायोक्लेशियन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया। फिर 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म का रुख किया। 533 आते आते जस्टिनियन ने अफ्रीका पर फिर से कब्जा किया, लेकिन इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। 614 से 619 के बीच ससानियों ने पूर्वी प्रांतों पर कब्जा कर लिया और अंततः 630 के दशक में बड़े अरब आक्रमणों की आंधी शुरू हो गई। परवर्ती पुराकाल में भू राजनीतिक समीकरण जिस तेजी से बदले, वो हैरान करने वाला है। अरब प्रायद्वीप से शुरू हुए इस विस्तार ने प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया। सीरिया, मिस्र और कई पूर्वी क्षेत्रों से रोमन प्रभुत्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। इन भारी अरब आक्रमणों ने प्राचीन रोम और ईरान दोनों की बरसों पुरानी शक्तियों को बुरी तरह तोड़ दिया। अब अंत में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए सोचने वाली बात है, क्या रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक नींव, जैसे उसका प्रांतीय कराधान, कानूनी पदानुक्रम और सॉलिडस जैसी मौद्रिक नीतियां, आज के आधुनिक शासन के ढांचे से मेल खाती हैं? इस प्राचीन इतिहास को आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कसौटी पर परखना सच में एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी अभ्यास है। इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक, आखिर प्राचीन काल की इन महाशक्तियों ने आधी दुनिया पर राज कैसे किया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर करने वाले हैं। एक तरफ है बसा हुआ पत्थरों के शहरों वाला रोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ तंबुओं और घोड़ों वाला घुमक्कड़ मंगोल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, कोई साम्राज्य आखिर 3 महाद्वीपों तक कैसे फैल जाता है? देखिए, ये सिर्फ जमीन जीतने की बात नहीं है, ये इंसानी संगठन और मुश्किल तरीन हालात में सर्वाइवल की सबसे शानदार कहानी है।
रोम की पक्की इमारतों वाली संस्कृति हो या मंगोलों की घुड़सवारी पर टिकी खानाबदोश सभ्यता, दोनों ने ही दुनिया को गहराई से प्रभावित किया, और वो भी अपने अपने बिल्कुल अलग अंदाज में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे 3 महाद्वीपों में इनका फैलाव, फिर रोम की दास प्रथा, उसके बाद मंगोलों का यायावर यानी घुमक्कड़ समाज, फिर आएगा चंगेज खां का उदय, और आखिर में समझेंगे मंगोलों के बेजोड़ सैन्य संगठन को। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 3 महाद्वीपों में फैलाव। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब संचार के साधन न के बराबर थे, फिर भी इन साम्राज्यों ने दुनिया को कैसे जोड़ा। रोमन साम्राज्य के विस्तार को ही ले लीजिए, यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैला था: यूरोप का ज्यादातर हिस्सा, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। इतने विशाल भूभाग को एक साथ जोड़े रखने के लिए पश्चिम में लैटिन और पूर्व में यूनानी भाषा का इस्तेमाल होता था। यह वाकई एक बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क था, जिसने सदियों तक अपना दबदबा बनाए रखा। और इस दबदबे का एक छोटा सा उदाहरण दूं, 65,000। जी हाँ, 65,000। रोम के मशहूर कोलोसियम में एक साथ इतने दर्शक बैठ सकते थे। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। प्राचीन काल में इतने बड़े स्तर पर मनोरंजन, ये संख्या अकेले ही रोमन शहरी जीवन की भव्यता, उनके विशाल सार्वजनिक स्नान गृहों और इस सभ्यता के विशाल आकार की पूरी कहानी बयां कर देती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, रोम में दास प्रथा। कोलोसियम की इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही स्याह सच छिपा था। एक ऐसा श्रम जिसके बिना रोम का पूरा आर्थिक ढांचा शायद ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। असल में रोम की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं दासों यानी गुलामों के कंधों पर टिकी थी। ये मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटे थे। पहले सत्ता के करीब रहने वाले शाही दास, दूसरे खदानों और खेतों में दिन रात खटने वाले ग्रामीण दास, तीसरे घरों की देखभाल करने वाले घरेलू दास, और चौथे थे पेशेवर दास जो कारीगर या शिक्षक के रूप में काम करते थे। स्वतंत्र नागरिकों और इन दासों के बीच की खाई बहुत गहरी थी, और सच तो यह है कि रोम का सारा वैभव इसी नींव पर खड़ा था। पर शोषण की इस नींव में दरारें आना तो तय था। ऐसी कोई भी व्यवस्था बारूद के एक ढेर की तरह होती है, और रोम में ये बारूद फटा स्पार्टकस विद्रोह के रूप में, जब लगभग 1 लाख दासों ने इस शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये रोम की नींव हिला देने वाली घटना थी, जो बिल्कुल साफ दिखाती है कि भीतर ही भीतर यह विशाल साम्राज्य कितना अस्थिर था। तो ये थी रोम की कहानी। अब जरा बिल्कुल विपरीत हालात वाली एक और दुनिया की कल्पना कीजिए। यहाँ से हम चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर। एक तरफ वही बसा हुआ रोम जो पत्थर के शहरों और खेतों पर टिका था, और दूसरी तरफ मध्य एशिया के मंगोल, जिनका पूरा जीवन तंबुओं, निरंतर गतिशीलता और घोड़ों की पीठ पर गुजर रहा था। चलिए पत्थरों के इन शहरों से निकलकर सीधे मध्य एशिया के मैदानों में चलते हैं। ये जगह थी मध्य एशिया के स्टेपीज यानी घास के विशाल मैदान, और यहाँ का जीवन बेहद कठोर था। बर्फीले पहाड़ों और गोबी मरुस्थल की वजह से यहाँ खेती करना तो लगभग असंभव था। जहाँ दुनिया के बाकी हिस्से खेती कर रहे थे, बीज बो रहे थे, वहाँ मंगोल पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर थे। घोड़े, भेड़ें और ऊंट यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थे। वे एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। मौसम और चारे की तलाश में अपने तंबुओं को लपेटे हमेशा चलते रहते थे। उनका जीवन ही गतिशीलता था। ये जिंदा रहने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका था। अब चूंकि यहाँ संसाधनों की भारी कमी थी, तो मंगोलों को व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देश चीन के स्थायी निवासियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपने घोड़े और जानवरों की खाल देकर चीन से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण खरीदते थे। लेकिन जरूरतों का यह आदान प्रदान हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। कई बार इस वजह से लूटपाट और भारी संघर्ष भी होते थे। दरअसल इन्हीं यायावर आक्रमणों से बचने के लिए ही चीनी शासकों ने उस विशाल किलेबंदी का निर्माण करवाया, जिसे आज हम चीन की महान दीवार के रूप में जानते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, हमारा चौथा पड़ाव, चंगेज खान का उदय। आखिर कैसे ये बिखरे हुए आपस में ही लड़ने वाले कबीले इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक यायावर तूफान बन गए। इस सब के पीछे सिर्फ एक शख्स का दिमाग था, तेमुजिन, जिसे सारी दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इनकी कहानी वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
1162 में जन्मे तैमुजिन का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उन्हें अगवा किया गया, दास बनाकर रखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और गजब की कूटनीति के बल पर 1206 आते आते वो मध्य एशिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुके थे। और फिर 1227 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने दुनिया के एक बहुत ही विशाल हिस्से को जीत लिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1206 की ये पूरी सत्ता उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, ये उन्हें कुरिलताई में सौंपी गई थी। कुरिलताई दरअसल मंगोल सरदारों की एक सभा थी जहां सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। यहीं पर उन्हें चंगेज खान यानी सार्वभौम शासक की उपाधि मिली। ये इस बात का सबूत है कि मंगोलों में राजनीतिक गठजोड़ कितने मजबूत थे और उनकी व्यवस्था सिर्फ खून के रिश्तों पर नहीं बल्कि आपसी सहमति और काबिलियत पर टिकी थी। आज इतिहास चंगेज खान को मुख्य रूप से दो नजरियों से देखता है। एक तरफ वो एक बेहद निर्दयी विजेता थे जिन्होंने शहरों के शहर तबाह कर दिए और हजारों की जान ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे दूरदर्शी शासक भी थे जिन्होंने बिखरे कबीलों को एकजुट किया, व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया और अपने लोगों को चीनी शोषण से आज़ाद करवाया। ये वाकई एक ऐसी जटिल विरासत है जिसे किसी एक नजरिए के दायरे में बांधना नामुमकिन है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, मंगोल सैन्य संगठन। आखिर एक खानाबदोश सेना ने, जिसके पास कोई बड़े शहर नहीं थे, रूस से लेकर चीन तक की विशाल सेनाओं को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर दिया। आइए इस अजय मशीन को डीकोड करते हैं। मंगोलों की असली ताकत उनकी रफ्तार और उनका गजब का अनुशासन थी। उनके कुशल घुड़सवार और बेजोड़ तीरंदाज बिजली की तेजी से हमला करने में माहिर थे, और जब भी सामने किसी शहर की मजबूत दीवारें आती थीं तो वे रुकते नहीं थे बल्कि उन्नत घेराबंदी यंत्रों का बखूबी इस्तेमाल करते थे। उस दौर में किसी भी सेना के पास इस तरह की आधुनिक और रणनीतिक सोच होना आम बात नहीं थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा दांव था उनकी सैन्य संरचना। चंगेज खान ने पुरानी कबीलाई वफादारी का पूरा सिस्टम ही उलट दिया। उन्होंने अलग अलग कबीलों के लोगों को एक साथ मिलाकर नई टुकड़ियां बनाई ताकि कोई चाहकर भी विद्रोह न कर सके। 10,000 सैनिकों की इस सबसे बड़ी टुकड़ी को तुमन कहा जाता था, और अनुशासन इतना कड़क था कि बिना इजाजत अपनी टुकड़ी छोड़ने वाले को सीधा मृत्युदंड मिलता था। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने वफादारी को कबीले से हटाकर सीधा साम्राज्य से जोड़ दिया था। तो इन सब को समझने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में रह जाता है, किसी भी सभ्यता को आखिर अमर क्या बनाता है? क्या रोम की तरह पत्थर पर टिके शहर और उनकी मजबूत बुनियाद, या फिर मंगोलों की तरह हमेशा चलते रहने वाली गतिशीलता और फौलादी अनुशासन? एक बात तो तय है, इन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने के लिए शुक्रिया। सोचने का और सीखने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए।